हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ हैं फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने के लिए। इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर क्लास 9th एंड 10th। आपके 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के क्लास के लिए जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। According to your textbook of standard 9th and 10th, you have following figures of speech in your poems. जो नीचे दिए गए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, यही फिगर्स ऑफ स्पीच आपको 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के बुक में पोएम्स में ज़्यादातर देखने मिलेंगे। फर्स्ट इज सिमिली, 2 मेटाफोर, 3 पर्सोनिफिकेशन, 4 apostrophe, 5 hyperbole, 6 antithesis, 7 onomatopoeia, 8 alliteration, 9 tautology, 10 repetition and 11 inversion। ये 11 फिगर्स ऑफ स्पीच याद कर लेना गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके 9th एंड 12th के पोएम के बेसिस पे ये वाले फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच से, एंड दैट इज सिमिली। अ सिमिली इज वेयर टू थिंग्स आर डिफरेंटली कंपेयर्ड एंड एस लाइक इज यूजुअली यूज्ड टू कंपेयर। अब सिमिली क्या है? सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इफ़ अगर किसी सेंटेंस में दो चीज़ों को डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है, पर उस चीज़ को उन दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए बीच में एज और लाइक का यूज़ हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे सिमिली। वी कैन ईजीली रिकॉग्नाइज सिमिली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड एज एंड लाइक एक्सेट्रा इन इट। अब हम सिमिली को बहुत ईजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में एज और लाइक का यूज़ हो रहा है और चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, तो हम को ईजीली समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है। जैसे अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल 1, माई सिस्टर इज़ एज क्यूट एज अ किटन। एक बॉय है और गर्ल जो भी आप समझो, वो अपनी सिस्टर को डिस्क्राइब कर रहा है और किटन के साथ में कंपेयर कर रहा है। किटन यानी स्मॉल बेबी कैट। तो वो अपनी सिस्टर को किटन के साथ में कंपेयर कर रहा है और कंपेयर करने के लिए एज क्यूट एज का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सेंटेंस एक सिमिली सेंटेंस है। अब सेकंड एग्जांपल इसका ये है, हर हेयर इज़ एज ब्लैक एज कोल। किसी के हेयर को, किसी गर्ल के हेयर को कोल के कलर के साथ में कंपेयर किया जा रहा है और वहाँ पर एज का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस एक सिमिली सेंटेंस है। इसी तरह जो थर्ड वाला है वो आप खुद गैस करो, मतलब खुद समझो और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच के तरफ। तो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच क्या है? मेटाफर। अ मेटाफर कंपेयर्स टू थिंग विदाउट यूजिंग लाइक और एस। अब सिमिली में हमने देखा कि टू चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है और सेंटेंस के अंदर एज और लाइक का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए वो सिमिली सेंटेंस बन रहा है। पर मेटाफर क्या है? मेटाफर में भी सेम चीज़ है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, पर इसमें लाइक और एस का यूज़ नहीं होता है। जैसे हम इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन नीचे देख लेंगे, सिमिली और मेटाफर का। दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं, दोनों सेम टू सेम है, और सिमिली में लाइक का यूज़ किया जा रहा है, एज का यूज़ किया जा रहा है, पर मेटाफर में एज और लाइक का यूज़ नहीं किया जा रहा है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड। सिमिली का फर्स्ट सेंटेंस है हर हार्ट इज़ लाइक गोल्ड।
तो यहाँ पर हार्ट के बारे में बताया जा रहा है और हार्ट को गोल्ड के साथ में कंपेयर किया जा रहा है और बीच में लाइक का यूज़ हो रहा है। लाइक का यूज़ हो रहा है इसलिए ये सेंटेंस सिमिली कह जाएगा। बट उसी जगह अगर हम मेटाफर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी फर्स्ट सेंटेंस है हर हार्ट इज़ गोल्ड। डायरेक्टली हार्ट को गोल्ड के साथ में कंपेयर किया जा रहा है, पर बीच में ना ही एस का यूज़ हो रहा है और ना ही लाइक का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस को हम कहेंगे मेटाफर। मेटाफर यानी डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एस इन बिटवीन। इसी तरह इसका सेकेंड सेंटेंस भी है, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। सिमिली का सेकेंड सेंटेंस है द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। तो वर्ल्ड को स्टेज के साथ में कंपेयर किया जा रहा है और बीच में लाइक का यूज़ किया जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस होता और उसके अंदर एस का यूज़ किया जा रहा होता, जैसे हमने पीछे देखा हर हेयर इज़ एज ब्लैक एज कोल, तो यहाँ पे एस का यूज़ हो रहा है इसलिए ये सिमिली था। कोल की तरह उसके ब्लैक हेयर्स के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पे वर्ल्ड को स्टेज की तरह बताया जा रहा है और बीच में लाइक का यूज़ हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस सिमिली है। इसके अपोजिट साइड पे हम अगर मेटाफर को देखते हैं तो उसका जो सेकेंड सेंटेंस है वो क्या है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। इसमें ना ही लाइक का यूज़ हो रहा है ना ही एस का यूज़ हो रहा है, फिर भी सेम मीनिंग है और डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे मेटाफर सेंटेंस। इसके मेटाफर सेंटेंस के और एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल मेटाफर सेंटेंस का क्या है, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। नॉलेज को की टू सक्सेस कहा जा रहा है और की टू सक्सेस कहने के लिए बीच में ना ही यहाँ पे एस लिखा जा रहा है ना ही लाइक यूज लिखा जा रहा है। जैसे अगर चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, नॉलेज इज़ लाइक द की टू सक्सेस, नॉलेज इज़ एज अ की टू सक्सेस, ऐसा भी लिख सकते थे। और अगर यहाँ पे ऐसा लिखने पे एस और लाइक यूज़ होता तो वो सिमिली सेंटेंस बन जाता, बट यहाँ पे डायरेक्टली नॉलेज को की टू सक्सेस कहा जा रहा है, इसलिए इसे हम मेटाफर सेंटेंस कहेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, ही इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया, ऐसा सेंटेंस कहा जा रहा है और इसके अंदर ना ही लाइक का यूज़ हो रहा है ना ही एस का यूज़ हो रहा है और ना ही किसी और बीच के वर्ड का यूज़ हो रहा है, बस डायरेक्टली उसे एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कह दे रहे हैं सेंटेंस में, ही इज़ अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इसी जगह अगर हम लिखते ही इज़ एज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया तो वो हो जाता सिमिली सेंटेंस, बट यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर कर जा रहा है एक लड़के को वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया से, तो ये एक मेटाफर सेंटेंस है। थर्ड वाला, द सी इज़ आवर मदर, द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल। सी को मदर से, क्लाउड को ब्रदर से और वेव्स को हमारे कॉमरेड्स यानी हमारे कंपेनियंस, हमारे दोस्तों से कंपेयर किया जा रहा है और वो भी डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस भी एक मेटाफर सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड फिगर ऑफ स्पीच के तरफ। तो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या है, हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल और थिंग्स। किसी भी एनिमल या किसी भी चीज़ को अगर हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देकर डिफाइन करते हैं तो वो सेंटेंस को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। अगर वंस अगेन, अगर हम किसी भी एनिमल और थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देकर डिस्क्राइब करेंगे तो उसे कहा जाएगा, उस सेंटेंस को कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल
की तरफ बढ़ते हैं। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप को फेदर्स के साथ में कैरेक्टराइज किया जा रहा है, तो इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन सेंटेंस। फिर सेकेंड सेंटेंस क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल का, ड्रीम्स मास्टर हु कैन कंट्रोल आवर लाइफ्स। तो ड्रीम्स के बारे में कहा जा रहा है कि ड्रीम्स मास्टर्स हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इन दिस केस ड्रीम्स अज्यूम ह्यूमन रोल। इस केस के अंदर जो ड्रीम है वो ह्यूमन रोल कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमन की एक क्वालिटी कंज्यूम कर रहा है। क्या क्वालिटी कंज्यूम कर रहा है? ह्यूमंस मास्टर्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे ड्रीम को मास्टर कहा जा रहा है, दैट ऑफ बीइंग अ मास्टर। वो क्वालिटी ड्रीम को दी जा रही है, ह्यूमन क्वालिटी। इसलिए ये सेंटेंस भी एक पर्सोनिफिकेशन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक देकर डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बढ़े तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्विर। क्विर का मतलब आपको बता दूँ तो होता है अजीब महसूस करना। तो ये सेंटेंस में ऐसा कहा जा रहा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक क्विर। उसको थोड़ा अजीब लगेगा, उसके लिटिल हॉर्स को थोड़ा अजीब लगेगा टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक। अगर मैं उससे पूछूंगा कि कोई मिस्टेक हुई है क्या, तो इस सेंटेंस में एनिमल जो है उसको ह्यूमन की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि हम एनिमल्स से बात नहीं कर सकते, हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बात करते हैं। बट यहाँ पे ये हॉर्स के साथ में बात करने की बात कर रहा है, हॉर्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन सेंटेंस है। The horse in the poem is the example of personification, who is portrayed here as to think and ask। क्योंकि यहाँ पे हॉर्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे वो सोच भी सकता है और उससे कोई चीज़ हम पूछ भी सकते हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल एक इंसान की तरह। इसीलिए ये सेंटेंस को पर्सोनिफिकेशन कह रहे हैं, क्योंकि हॉर्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो है अपोस्ट्रॉफी। एड्रेसिंग समवन और समथिंग दैट इज एब्सेंट, एब्स्ट्रैक्ट और नॉट अलाइव। किसी चीज़ के बारे में कहा जाए जो चीज़ एब्सेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है या नॉन लिविंग है, नॉट अलाइव। किसी भी चीज़ को अगर एड्रेस किया जाए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कहा जाए, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, यानी इस वक्त यहाँ पर एब्सेंट हो, या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, या तो कोई नॉन लिविंग चीज़ हो, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे एपोस्ट्रॉफी सेंटेंस। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो लिटिल स्टार है उसे ट्विंकल ट्विंकल कहकर एड्रेस कर रहे हैं, और जो लिटिल स्टार है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉट अलाइव। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इट्स नॉट अलाइव, बट वी आर एड्रेसिंग इट। उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस एक एपोस्ट्रॉफी सेंटेंस है। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे तो, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। अब कोई है जो भगवान को कह रहा है, लॉर्ड को कह रहा है, प्लीज़ मेरी आंखें खोलिए। अब वो डियर लॉर्ड को बुला रहा है, बट ही नोज दैट उस टाइम पर वहाँ पर गॉड प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। ऐसे तो गॉड इज़ एवरीवेयर, बट फिजिकली गॉड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो कह रहा है प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। इसलिए इस सेंटेंस को हम एक अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, ओ मून गिव मी मून लाइट। मून एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है,
और उससे वह बातें कर रहा है, उसे वह एड्रेस कर रहा है और कह रहा है गिव मी मूनलाइट। तो ये एक अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस है, क्योंकि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग चीज़ के बारे में या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं जो नॉन लिविंग है, नॉट अलाइव है, इसलिए ये सेंटेंस एक अपोस्ट्रॉफी सेंटेंस है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको एग्जैजरेट करके और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने के लिए उसे एग्जैजरेट किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है हाइपरबोले। यूज्ड टू एग्जैजरेट अ स्टेटमेंट फॉर इफ़ेक्ट। किसी भी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करके उसे इफ़ेक्ट देने के लिए उसे एग्जैजरेट किया जाए, उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को कहा जाता है हाइपरबोले। लाइक इफ़ अगर इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है माई बैकपैक वेट्स अ टन। वो कहता है कि मेरा जो बैकपैक है वो बहुत भारी है, जैसे इसके अंदर बहुत टन्स ऑफ चीज़ें हो। टन यानी 10 मिलियन है, 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 टन, तो उतना। वो बोलता है मेरा बैग इतना भारी है, यानी किसी का बैग इतना भारी नहीं होता, बट वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि मेरा बैग इतना भारी है, ऐसा करके। तो यहाँ पर उस बहुत बढ़ा चढ़ा कर चीज़ कही जा रही है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है उसको कहेंगे हम हाइपरबोले। फिर आई स्लेप्ट फॉर 1000 years। सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई स्लेप्ट फॉर 1000 years। 1000 years यानी हज़ारों सालों से सोया नहीं था, इतना अच्छा सो के उठा, हज़ारों सालों से सो रहा हूँ ऐसा लग रहा था मुझे। तो वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, क्योंकि वो पूरे दिन सोया होगा, इसलिए वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि मैं thousands of years से सो रहा था। तो वो जो सो रहा था अपनी स्लीप को वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है यहाँ पे इस सेंटेंस में, इसलिए कहा जाएगा इस सेंटेंस को कि ये एक हाइपरबोले सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल इसका क्या है? आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ना, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उसी तरीके से ये सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से भी बहुत ऊपर हूँ, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को कहेंगे हम हाइपरबोले सेंटेंस। अब हम बढ़ते हैं सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच हमारा क्या है? हमारा सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन वन सेंटेंस। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को हम एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे एंटीथीसिस सेंटेंस। लाइक इफ़ अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, द होल विलेज गोज़ टू द सिटी। तो इस सेंटेंस के अंदर विलेज और सिटी दोनों एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एंटीथीसिस सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। द होल विलेज गोज़ टू द सिटी। विलेज और सिटी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। विलेज मतलब गांव, सिटी मतलब शहर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है और दोनों ऑपोजिट एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस को हम एंटीथीसिस सेंटेंस कहेंगे। अब अगर हम इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या है? इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर। ट्रायम्फ यानी जीत, उजवनी करते हैं ना, कुछ अच्छी जीत मिली होती है तो हम मनाते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं। और उसी तरह दूसरी तरफ है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर यानी बहुत बुरी चीज़ हो गई हो, ऐसी। तो डिज़ास्टर और ट्रायम्फ ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं,
और दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं जो एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम क्या कहेंगे, एंटीथीसिस सेंटेंस कहेंगे। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या है, आई क्लीन द डर्टी रूम। इसके थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे तो आई क्लीन द डर्टी रूम, तो क्लीन और डर्टी ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है और एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम एंटीथीसिस सेंटेंस कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं 7th फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा 7th फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हमारा 7th फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोई। ओनोमोटोपोई इज व्हेन अ वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इमिटेट इट्स साउंड। ओनोमोटोपोई वह फिगर ऑफ स्पीच है जब अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसका साउंड उसके साथ में इमिटेट हो रहा है, यानी उसका साउंड भी उसके साथ में प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे ओनोमोटोपोई। ये इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल के फर्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे तो द शीप वेंट बा। तो शीप यहाँ पे एक वर्ड है जिसका साउंड इमिटेट हो रहा है, जिसके साउंड को भी इसमें बताया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस एक ओनोमोटोपोई सेंटेंस है, क्योंकि शीप को यूज़ किया जा रहा है और एक वर्ड है शीप, और शीप का सेंटेंस शीप का जो प्रोनाउंसिएशन है, शीप का जो साउंड है उसको भी इमिटेट किया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम ओनोमोटोपोई सेंटेंस कहेंगे। इसका सेकंड सेंटेंस देखें तो, सेकंड एग्जांपल देखें तो the best part about music class is that you can bang on the drum। अब यहाँ पर ड्रम के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही ड्रम की साउंड को भी इमिटेट किया जा रहा है, ड्रम की साउंड को भी कहा जा रहा है, तो इसीलिए बैंग ऑन द ड्रम, ड्रम की साउंड कैसी होती है, तो बैंग। तो इस सेंटेंस के अंदर ड्रम और उसकी साउंड को भी इमिटेट किया जा रहा है, साउंड को भी बताया जा रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस को भी हम एक ओनोमोटोपोई सेंटेंस कहेंगे। इसका थर्ड एग्जाम्पल है द बर्ड्स चर्प फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर। अब बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है और बर्ड्स की साउंड को भी इमिटेट किया जा रहा है, तो बर्ड्स क्या करती है, तो बर्ड्स चर्प करती है, तो बर्ड्स की साउंड क्या होती है, चर्प होती है, तो बर्ड्स और बर्ड्स की साउंड को यहाँ पे इमिटेट किया जा रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम ओनोमोटोपोई सेंटेंस कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा 8th फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हमारा 8th फिगर ऑफ स्पीच है alliteration। alliteration, if the letter or alphabet is repeated, अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट जो हम बोलते हैं वो रिपीट हो रहा है बार बार एक ही सेंटेंस के अंदर बिना ज़्यादा दूरी के, तो हम उस सेंटेंस को कहेंगे alliteration सेंटेंस। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो तो दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। तो लाइफ और लिव्ड दोनों के फर्स्ट लेटर एल है और दोनों एक दूसरे के ज़्यादा पास है, और दोनों के लेटर एल 2 बार रिपीट हो रहा है पास पास में, इसलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे alliteration सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे लेटर 2 बार या बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसके सेकंड एग्जाम्पल पे जाकर देखते हैं तो भी सेम है, जैसे रोड इज़ फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। तो स्नेक्स और स्कॉर्पियंस दोनों का फर्स्ट लेटर एस है और एस स्नेक्स में भी आ रहा है, स्कॉर्पियंस में भी आ रहा है, ऐसे वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को भी हम alliteration सेंटेंस कहेंगे।
इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ अगर आ जाए तो ये वाला टंग ट्विस्टर बहुत लोगों ने बहुत बार किया भी होगा। शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर। इसमें एस सेल्स में, शी में, सेल्स में, सी में, शेल्स में, सी एंड शोर सब में फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को भी हम एक एलिटरेशन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है स्पेलिंग्स का, वो बार बार हर स्पेलिंग्स के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एलिटरेशन सेंटेंस कहेंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। अब हम पहुंचते हैं नाइन्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा नाइन्थ फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हमारा नाइन्थ फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? इफ द वर्ड्स आर रिपीटेड। अब आपने देखा होगा ऊपर जो एलिट्रेशन था उसके अंदर लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे थे, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए इसे एलिट्रेशन सेंटेंस कहा जा रहा था। सेम टू सेम रिपीटेशन सेंटेंस है। रिपीटेशन सेंटेंस के अंदर जो फुल वर्ड्स होते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। गाइस अगेन एक बार, एलिट्रेशन सेंटेंस के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट और फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट होते हैं, तो उसे कहा जाता है एलिट्रेशन सेंटेंस। एंड अगर इफ़ रिपीटेशन होता है जब वर्ड्स बार बार रिपीट हो, अगर वर्ड्स बार बार रिपीट हो तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन सेंटेंस। और अगर सेम सेंटेंस के अंदर लेटर्स बार बार रिपीट हो, हर स्पेलिंग के लेटर्स फर्स्ट लेटर सेम हो, तो उसे हम कहेंगे एलिटरेशन सेंटेंस। लाइक रिपीटेशन इफ़ द वर्ड्स आर रिपीटेड, अगर सेम टू सेम वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो उसे हम कहेंगे रिपीटेशन सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फर्स्ट एग्जांपल, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये फुल वर्ड्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, स्मॉल स्मॉल, इसलिए हम इस सेंटेंस को रिपीटेशन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सेम वर्ड स्मॉल स्मॉल बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब हम जाते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या है? बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। तो सेकंड सेंटेंस के अंदर जो हार्ट है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। जो हार्ट वर्ड है सेकंड सेंटेंस के अंदर, हार्ट वर्ड 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम रिपीटेशन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब उसी तरह इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल क्या है? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, you start dying slowly. This line is repeated 4 times in the poem. अब you start dying slowly, you start dying slowly ऐसे 4 टाइम अगर हम लिखेंगे तो you 4 टाइम्स, start 4 टाइम्स, dying 4 टाइम्स एंड slowly 4 टाइम्स रिपीट होगा, यानी सेम वर्ड 4 टाइम रिपीट होंगे। you start dying slowly, चारों वर्ड 4 टाइम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इस पोयम को या इस सेंटेंस को बार बार रिपीट होने की वजह से हम रिपीटेशन में कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10th फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा 10th फिगर ऑफ स्पीच क्या है? हमारा 10th फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होता है? 2 डिफरेंट वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, पर उन दोनों डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग सेम है सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे टॉटोलॉजी सेंटेंस। अगेन, अगर 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर और उन दोनों डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स सेम हो, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है टॉटोलॉजी सेंटेंस।
इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी एंड टेल्स। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या कहा जाता है, मुझे कहानी और कहानियाँ सुननी है। तो स्टोरी एंड टेल्स, स्टोरी टेल्स, तो स्टोरी और टेल्स दोनों का मीनिंग सेम होता है, पर दोनों के लिए वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं, इसीलिए ये सेंटेंस एक टॉटोलॉजी सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी एंड टेल्स, स्टोरी एंड टेल्स दोनों का मीनिंग सेम है इस सेंटेंस में। दैट्स वाई विल कॉल दिस सेंटेंस एज अ टॉटोलॉजी सेंटेंस। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो दे ऑल आर माई पैल बट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब पैल और फ्रेंड दोनों का मतलब सेम ही होता है। वो क्या कह रही है, ये सारे मेरे दोस्त हैं बट ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर वहाँ पे वो फ्रेंड लगाना चाहती तो वो लगा सकती थी, बट शी सेड पैल, पैल एंड बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड और पैल दोनों का मीनिंग सेम होता है, पर यहाँ पर दोनों मीनिंग सेम है बट दोनों के वर्ड्स अलग अलग यूज़ किया गया है, इसलिए वो सेंटेंस एक टॉटोलॉजी सेंटेंस है। पैल एंड फ्रेंड दोनों का मीनिंग सेम होता है बट दोनों वर्ड्स अलग अलग है। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अ टॉटोलॉजी सेंटेंस। अब हम इसके थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। अ बिग जायंट मैन कम टू द मार्केट। तो अ बिग जायंट, बिग और जायंट दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। बिग का मतलब भी बड़ा होता है और जायंट का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, बट यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स यूज़ किया जा रहा है एक ही मीनिंग को बताने के लिए, इसीलिए इस सेंटेंस को हम टॉटोलॉजी सेंटेंस कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट एंड फाइनल फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो है हमारा इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है, इफ़ द टेक्स्ट ऑर्डर इज़ चेंज, जैसे हम पहले वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट अगर वो ऑर्डर चेंज हो जाए, टेक्स्ट ऑर्डर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आए टेक्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो हम कहेंगे उस सेंटेंस को एक इन्वर्जन सेंटेंस है। जैसे आपने वो देखा ना, इन्वर्टेड मिरर, अपने आप को देखे तो इन्वर्टेड दिखते हैं, उसी तरह सेंटेंस में सेंटेंस सीधे की जगह सेंटेंस इन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उस सेंटेंस को हम इन्वर्जन सेंटेंस कहते हैं। जनरली वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट होता है, बट यहाँ पे टेक्स्ट ऑर्डर चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लाइक इसके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, डिसीजन आई मस्ट टेक। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, आई मस्ट टेक डिसीजन, पहले वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट, ऐसा होना चाहिए था। पर यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, देन वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम इन्वर्जन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि सेंटेंस उल्टा हो रहा है बट मीनिंग सेम है। स्टे नियर मी, डो नॉट टेक दैट फ्लाइट। ऐसे बोलती है, मेरे पास रहो, अपनी छलांगे मत भरो, अपनी फ़्लाइट मत भरो, यानी अपनी जगह मत जाओ, मेरे साथ यहाँ पे ही रुक जाओ, ऐसे अपने दोस्तों को बोलती है। तो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डू नॉट टेक द फ्लाइट, स्टे नियर मी। ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस को, बट उसकी जगह सेंटेंस क्या है, स्टे नियर मी, डू नॉट टेक द फ्लाइट। दोनों का मीनिंग सेम है दोनों सेंटेंस का, बट यहाँ पर सेंटेंस इन्वर्ट हो रहा है, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एक इन्वर्जन सेंटेंस कहेंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ़ एनी क्वेरीज, आपको अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर, पूरे 11 फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो,
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछिएगा, आई विल आंसर यू श्योरली। थैंक यू, बाय।